आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, आज की कहानी बदले की कहानी है। यहाँ पे एक पिता बदला लेने के लिए अपनी ही बेटी को मोहरा बनाता है और अपनी ही बेटी को सिखाता है और बेटी भी तैयार हो जाती है। वो भी कोई ऐसा वैसा जुर्म करने के लिए नहीं। अगर इस जुर्म में अगर एक सबूत नहीं मिला होता तो शायद 3 निर्दोष को सजा हो जाती और उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती। लेकिन पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है और जो असली मुजरिम होते हैं, जो असली आरोपी होते हैं, उनको गिरफ्तार करती है और इस कहानी का भंडा फोड़ती है। इसमें जो बाप और बेटी मिलकर जो साजिश रचे होते हैं वो पूरी कहानी सामने आ जाती है। तो चलिए उनकी पूरी घटना को आप लोग को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या एक बाप क्या ऐसा चीज़ आ गया जिसके बदला लेने के लिए अपनी बेटी को ही अपने प्लान में शामिल कर लेता है और उसके लिए बदला लेने के लिए निकल जाता है और फंसाने की पूरा प्लानिंग कर लिया रहता है, लेकिन पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। चलिए घटना को शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना कहानी दिल्ली से शुरू होती है। 26 अक्टूबर 2025 की दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी जो रानी बाई लक्ष्मीबाई कॉलेज सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करती थी। रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ा करती थी। संडे को एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए वो अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है। 10:30 या 11 बजे का टाइम हो रहा होता है। तभी सुनसान रोड पे कुछ लोग बाइक से आते हैं जिन पर 3 लड़के सवार रहते हैं और बाइक पे आने के बाद उस लड़की के मुंह पे एसिड फेंकते हैं, यानी कि तेजाब फेंकते हैं। लड़की मुंह बचने के लिए एक जो हाथ में बैग ली रहती है, बैग को आगे कर देती है। चेहरा तो बच जाता है लेकिन दोनों हाथ जल जाते हैं। अब वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है, लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, लड़की को देखते हैं। देखने के बाद उस लड़की को उठाते हैं और उठाने के बाद लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद फिर वहाँ से जो एक डॉक्टर होते हैं उस लड़की को वहाँ से रेफर कर देते हैं। फिर वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चली जाती है। जैसे लड़की वहाँ पर जाती है, पुलिस को भी इतला कर दिया जाता है, भाई एक एसिड का मामला है और एसिड का मामला सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। अगर इस जुर्म में कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो 10 साल की उसको सज़ा होगी मिनिमम, और या तो उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। अब दिल्ली ऐसे शहरों में हुआ रहता है, राजधानी में। और फिर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उस लड़की से पूछताछ करती है। तो लड़की की ट्रीटमेंट चल रही होती है तो पुलिस आती है उस जगह पे जहाँ पे लड़की को वहाँ से लोग हॉस्पिटल लेके गए रहते हैं। अब लड़की से वहाँ पे अगल बगल में देखा जाता है तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नज़र नहीं आता है और बहुत से लोगों से पूछा भी जाता है तो पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस अब उठती है। उठने के बाद जाती है। लड़की थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद लड़की थोड़ा बात करने के लायक होती है, क्योंकि लड़की का चेहरा नहीं जला रहता है, बस हाथ ही झुलस गए रहते हैं। उसके बाद लड़की से पूछताछ करती है पुलिस। कहती है, ये बताओ जो तुम पे एसिड फेंके थे, तेजाब फेंके थे, और ये कहाँ का मामला था, तुम कहाँ से कहाँ जा रही होती? वो बता रही थी मैं घर से कॉलेज जा रही थी और उसी टाइम वहाँ पे वो लड़के आते हैं और मेरे ऊपर तेजाब फेंकते हैं। मैं चेहरा बचाने के लिए अपना हाथ आगे करती हूँ, मेरे हाथ जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं, क्या तुम उन लड़कों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर एसिड फेंका था? तब वो लड़की कहती है कि हाँ जानती हूँ। उसमें से एक लड़का जितेंद्र नाम का है जो कई दिनों से मेरा पीछा किया करता था और उसके लिए मैंने उसको समझाई भी थी, झगड़ा भी हुआ था और वही आया था। और उसके साथ में और 2 लोग थे जिसका नाम ईशान था, अरमान थे। 3 लोग थे जो फेंक के यहाँ से चले गए। अब पुलिस को नाम मिल जाता है। पुलिस को अब क्या टेंशन नहीं था, पुलिस सोचती है चलो मैं केस सॉल्व कर दिया। अब पुलिस तुरंत जितेंद्र का नंबर कहीं से निकालती है। जितेंद्र का पता भी चलता है कि उसका घर कहाँ पे है और ईशान और अरमान का। पुलिस उस नंबर पे फ़ोन करती है। जितेंद्र फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद पुलिस कहती है कि आपको पुलिस स्टेशन यहाँ पे आना पड़ेगा, आपसे पूछताछ करना है। तब तक ये मामला पेपर में आया नहीं रहता, न्यूज़ में उतना चल नहीं रहता होता, क्योंकि कुछ घंटे बीते रहते हैं। जितेंद्र कहता है कि मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आ जाऊँगा और आने के बाद जो भी आप चाहे लोग पूछ सकते हैं। जितेंद्र पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद जब जितेंद्र से पुलिस कहती है कि एक लड़की पे एसिड फेंका गया है और फेंकने वाले तुम हो, लड़की तुम्हारा नाम बता रही है, तो जितेंद्र चौंक जाता है और जितेंद्र कहता है कि जब एक घटना हुआ था तो मैं यहाँ पे था ही नहीं। आप लोग चाहे तो मैं जहाँ पे था, जहाँ पे गया था, आया था, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग लोकेशन पता कर सकते हैं। तो पुलिस जब उस नंबर का लोकेशन पता करती है तो पता चलता है सच में यहाँ पे नहीं है। लेकिन कई बार आरोपी लोग क्या करते हैं, मोबाइल दूसरी जगह में रख देते हैं और वो लोग खुद कहीं और पे आके जुर्म को अंजाम देते हैं। लेकिन पुलिस वहाँ पे भी जाके देखती है, सीसीटीवी कैमरे जहाँ पे लगे रहते हैं, जहाँ पे ये जितेंद्र गया रहता है, तो सही में वहीं के दिखा रहा था, यानी कि जितेंद्र का हाथ इसमें नहीं रहता।
अब दूसरा ईशान और अरमान बच जाते हैं, पुलिस उनको फ़ोन करती है, वो लोग भी फ़ोन उठा लेते हैं। फ़ोन उठाने के बाद ईशान और अरमान से पुलिस कहती है कि तुम लोग कहाँ पे हो और तुम लोग को पुलिस स्टेशन आना है, ये चीज़ हुआ है। तो लोग कहते हैं कि हम लोग तो अभी आगरा में है, लेकिन हम लोग जैसे दिल्ली आ रहे हैं तो हम लोग आएंगे और आने के बाद जो आप पूछेंगे हम आप लोग को बताएंगे। ईशान और अरमान भी वहाँ पे आते हैं। आने के बाद जब उनसे भी पूछताछ होता है तो वो लोग भी यही कहानी सुनाते हैं कि हम लोग वहाँ पे नहीं थे, आप चाहें तो लोकेशन जो भी चीज़ें आप लोग पता कर सकते हैं, हम लोग उस टाइम दिल्ली में थे ही नहीं। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर में हो कहाँ रहा है। उस लड़की ने 3 लोगों का नाम बताया, 3 लोग को यहाँ पे नहीं है, 3 लोग को सच में वहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा अलग डिफरेंट समझ में नहीं आता पुलिस को, जो 3 लोग रहते तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। यानी कि 2 लोग जो थे ईशान और अरमान, ये जितेंद्र को नहीं जानते थे और जितेंद्र ईशान और अरमान को नहीं जानता था। फिर ये लोग एक बाइक पर कैसे आ सकते हैं। अब पुलिस को लड़की पर थोड़ा शक होता है। उसके बाद लड़की के घर से निकलने के टाइम और जाने के टाइम में पूरा सीसीटीवी कैमरा पुलिस चेक करती है, तो पता चलता है लड़की सुबह अपने भाई के साथ में स्कूटी पर बैठ के आई रहती है, लेकिन आने से कॉलेज से 200 मीटर पहले ही वो उतर जाती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति और किसी को स्कूल कॉलेज छोड़ने जा रहा है तो वो स्कूल के गेट पर लाकर छोड़ेगा या कहीं पर दुकान अगल बगल है वहाँ पर छोड़ेगा, कुछ लेना रहेगा तो। लेकिन इस लड़की को 200 मीटर काहे के लिए पहले छोड़ा और उसके बाद वो लड़की खुद उधर जा रही है और लड़की का बयान जो रहता है, लड़की खुद बताती है कि मैं जा रही थी। लड़की ने भी बयान दिया है तो वो चीज़ मैं आप लोग को नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन लड़की जो बताई है उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। लड़की खुद उन लोगों का नाम लेती है और कहती है वो लोगों ने ला के फेंका और उसके बाद चले गए। अब पुलिस और अच्छे से गहराई में जाके जब इस केस को छानती है, बीनती है, तब एक और कहानी सामने आता है। पता चलता है कि जो लड़की रहती है उसके पिता का नाम अकील खान होता है और अकील खान के घर पे जितेंद्र की पत्नी काम किया करती थी। जो जितेंद्र पे इसने आरोप लगाया था तो उसकी पत्नी काम किया करती थी और काम करने के दौरान ही अकील खान ने उसके साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की, बदतमीजी किया। उसके बाद वो जाकर अपने पति को बताई, जितेंद्र को, कुछ दिन पहले की बात रहता है। अब जितेंद्र और उसकी पत्नी जाकर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज करा देते हैं, FIR दर्ज करा देते हैं छेड़खानी का और मतलब बदतमीजी करने का। अब उसके बाद जो ये अकील खान रहता है, अकील खान अब ये सोचने लगता है कि अब क्या करें, अब तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, हमको बंद होना पड़ेगा। उसके बाद वो उन लोगों के घर में किसी न किसी चीज़ से पहुंचाया करता था, किसी न किसी के माध्यम से कि बोल दो केस वापस ले ले। फिर वो लोग केस वापस नहीं ले रहे थे। उसके बाद वो एक दिन अपनी बेटी से मिलके एक प्लान बनाता है और बेटी से मिलकर एक प्लान बनाता है और कहता है कि देखो वो लोग ऐसे मानेंगे नहीं, और पूरी कहानी समझाता है कि अगर हम लोग भी कुछ केस में फंसा दें उनको, तब ये केस के बदले वो केस उठाने के लिए बोलेंगे। बेटी भी तैयार हो जाती है। लेकिन बाद में इन लोग को एक और दो दुश्मन याद आ जाते हैं जिसका नाम अरमान और ईशान रहता है। वो लोग को भी लगभग 2018 में उनकी जो माँ होती हैं, उनके माँ के ऊपर अकील खान ने एसिड से हमला कराया था और उसके बाद वहाँ पे भी कुछ केस चल रहे होते हैं, वो भी केस कोर्ट में चल रहे होते हैं। अब ये अकील खान सोचता है कि अब क्यों नहीं, जब एक को फंसाया जा रहा है तो उन दोनों को भी फंसा दिया जाए। उसके लिए अपनी बेटी को बनाता है, बेटी भी तैयार हो जाती है और 26 तारीख को यानी कि संडे के दिन जो बेटी होती है घर से निकलती है। निकलने के टाइम में जो बाथरूम साफ करते हैं वो जो एसिड होता है वो असली रियल जैसा एसिड नहीं होता है, क्योंकि रियल वाला एसिड का काम थोड़ा और मतलब हाई रहता है, लेकिन जो बाथरूम साफ होता है, टॉयलेट क्लीनर, ये थोड़ा कम रहता है। अब वो अपने लेके बैग में निकलती है, उसका भाई लेके जाता है। भाई लेके जाने के बाद 200 मीटर पहले छोड़ देता है। लोग पहले रैंकिंग किए रहते हैं और वो उस जगह पे जाती है जहाँ पे कोई कैमरा नहीं रहता है। और वहाँ पर जाने के बाद अपने हाथ से अपने हाथ पे मतलब गिरा लेती है, झुलस जाता है, हाथ जल जाता है, बोतल फेंक देती है और चीखने चिल्लाने लगती है। और पहले से प्लानिंग रहता ही है कि इन लोगों को फंसाना है। और कुछ लोग आ जाते हैं, तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, फिर वहाँ से वो रेफर करते हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लाके इन लोगों को इसको एडमिट कराया जाता है। उसके बाद पुलिस आती है और ये सब नाम इसने बताई होती है। लेकिन उसके बाद पहले अगर पुलिस को सही में सबूत नहीं मिलता तो उन तीनों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि एसिड अटैक में 10 साल से कम की सज़ा नहीं है, उम्र कैद की भी सज़ा है। तो ये कहानी सामने आती है अकील खान की। उसके बाद अकील खान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इस जुर्म में अकील खान को अरेस्ट नहीं करती है। जो ये तेजाब वाला एसिड वाला मामला रहता है, जो जितेंद्र की पत्नी ने जो आरोप लगाया रहता है, मतलब बदतमीजी का और छेड़खानी का, उस आरोप में अकील खान को गिरफ्तार कर लेती है। और जो लड़की है
जो हॉस्पिटल में भी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। तो सोच सकते हैं यहाँ पे एक पिता अपने बदला लेने के लिए अपनी लड़की को मोहरा बनाता है, और लड़की को भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ में अपने बाप का साथ नहीं देना चाहिए था, समझाना चाहिए था। अब खुद के बनाए जाल में खुद फंस गए लोग, अब जेल में रहेंगे। अब ज़िंदगी पहले से तो भाई खराबी गुजरेगा, क्योंकि पहले तो अच्छे से गुजर रही थी। इसीलिए कहता हूँ कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1,00,000 बार सोच लो। गलत काम करने का नतीजा गलत ही होता है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको परेशान कर रहा है तो पुलिस के पास जाइए, पुलिस नहीं सुन रही है। डीएम साहब के पास जाइए, डीएम नहीं सुन रहे तो अपने क्षेत्र के बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाइए, विधायक जी के पास जाइए, सांसद जी के पास जाइए, आपकी मदद होगा। और सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग वीडियो भी बना के अपनी राय रख सकते हैं। अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।